हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रसायन विज्ञान की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का पहला चैप्टर, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। बच्चों, आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि पदार्थ की 3 तरह की अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनको हम ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। आइए पहले हम इन पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम ठोस अवस्था का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पदार्थ की जो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इनकी क्या विशेषता होती है? आप जानते हैं कि ठोस में जो कण हैं वो एक दूसरे के अत्यंत निकट उपस्थित होते हैं, जबकि द्रव में कणों के मध्य जो स्थान है वो ठोस के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है। जैसा हम यहां देख सकते हैं कि ठोस में कण अत्यंत निकट उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से। और अगर हम यही बात द्रव के लिए करें तो द्रव में कणों के मध्य दूरी ठोस की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, या यूं हम कह सकते हैं कि ठोस के जो कण होते हैं वो आपस में बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और उनके मध्य पाए जाने वाला आकर्षण प्रबल प्रकृति का होता है। जबकि अगर हम बात करें द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था के जो कण हैं वो एक दूसरे से उतना मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते जितना कि ठोस के कण होते हैं, या उनके मध्य पाए जाने वाला आकर्षण वो ठोस के मुकाबले थोड़ा कम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर हम तीनों प्रकार की अवस्थाओं की तुलना करें, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस की, तो हम कह सकते हैं कि अवयवी कण ठोस में अत्यंत निकट उपस्थित होते हैं, जबकि द्रव में ये कण निकट होते हैं, अर्थात ठोस से थोड़ी अधिक दूरी पर उपस्थित होते हैं। बच्चों, यही कण गैस की अगर हम बात करें तो गैस में ये कण अत्यंत दूरी पर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इनमें आकर्षण लगभग नहीं पाया जाता, या हम कह सकते हैं कि ठोस के अंदर आकर्षण जैसे अत्यधिक पाया जाता है, उसी प्रकार गैस में आकर्षण नगण्य पाया जाता है, शून्य के लगभग पाया जाता है। अगर हम दूसरे गुणों की तुलना करें तो ठोस के लिए आकर्षण ज्यादा होता है, द्रव के लिए कम और गैस के लिए नगण्य। इसी प्रकार अगर हम दूसरे गुण संपीड़न के बारे में चर्चा करें तो संपीड़न देखो बच्चों क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के ऊपर दाब लगा के उसके आयतन में कमी करना संपीड़न कहलाता है। किसी भी पदार्थ के ऊपर दाब लगाकर उसके आयतन में कमी करना जो है वो संपीड़न कहलाता है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि ठोस जो है उसमें कण अत्यंत निकट होने की वजह से इन कणों को हम और अधिक पास नहीं ला सकते, या ज्यादा संभावना इनके पास आने की नहीं होती। इस कारण ठोस का संपीड़न सबसे कम होता है, या हम कह सकते हैं कि ठोस का संपीड़न नहीं होता है, नगण्य के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम ये बात द्रव के लिए करें तो बच्चों, द्रव में कणों के मध्य थोड़ी दूरी ठोस की तुलना में ज्यादा होती है।
ठोस असंपीड्य होते हैं लगभग, जबकि द्रव संपीड्य होते हैं, और गैस अत्यंत संपीड्य होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैस के कण एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर मौजूद होते हैं। इस कारण गैस के कणों को पास लाने के लिए जब इन पर दाब लगाया जाता है तो हम देख सकते हैं कि गैस के कणों पर दाब लगाने पर इनके आयतन में बहुत ज्यादा कमी आती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका संपीड़न बहुत ज्यादा होता है, या अत्यधिक मात्रा में संपीड़न गैस के कणों में हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर हम आगे चलें तो अगले गुण की अगर हम चर्चा करते हैं, तो जैसे आकार के बारे में हम चर्चा करें तो ठोस का जो आकार होता है, बच्चों आप जानते हैं कि ठोस जितने भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी निश्चित आकार के होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, उसको आप जैसे पात्र में डालेंगे वह लगभग उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और इसी प्रकार गैस का भी आकार जो है वो अनिश्चित होता है। गैस भी लगभग पात्र के आकार को ग्रहण कर लेती है। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन ठोस का निश्चित होता है। ठोस एक निश्चित स्थान इस ब्रह्मांड में घेरते हैं, या यूनिवर्स का एक निश्चित हिस्सा घेरते हैं। अगर हम द्रव की लिए बात करें तो द्रव भी आयतन निश्चित घेरते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए अगर एक बोतल में 1 लीटर पानी है, अगर उस पानी को हम किसी दूसरे पात्र में निकाल देते हैं तो इस कारण उसका आयतन 1 लीटर से अधिक या कम नहीं होता है, आयतन उसका उतना ही रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस के आकार को जिस प्रकार नहीं बदला जा सकता, वैसे ही द्रव के आयतन को भी नहीं बदला जा सकता है। आयतन द्रव का निश्चित रहता है, पात्र बदलने से द्रव का आकार बदलता है, ना कि उसका आयतन। लेकिन यह बात गैस पे लागू नहीं होती है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस के कणों के मध्य दूरी ज्यादा होने से हम उनके ऊपर दाब लगाकर उनमें संपीड़न कर सकते हैं और उनके आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं आसानी से। तो आप यहां देख सकते हैं कि पहले आयतन V1 था और बाद में आयतन V2 हो गया, जिससे हम आयतन में हुआ परिवर्तन डेल V ज्ञात कर सकते हैं। तो द्रव के लिए आयतन निश्चित होता है और गैस के लिए अनिश्चित होता है। अगर हम घनत्व की बात करेंगे तो ठोस का घनत्व तो सबसे ज्यादा, द्रव का घनत्व ठोस से कम और गैस का घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम इसके विसरण के बारे में चर्चा करें तो गैसों का विसरण ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। द्रवों में विसरण होता है या पाया जाता है, और गैसों का विसरण बहुत ही शीघ्रता से होता है। बच्चों अब देखें विसरण क्या होता है। विसरण होता है किसी एक चीज का या किसी एक पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसी कल्पना कीजिए कि जैसे हम किसी कमरे के अगर एक हिस्से में या एक कोने के अंदर किसी परफ्यूम का स्प्रे करें तो उसकी जो सुगंध है वो कुछ ही देर में पूरे कमरे में फैल जाती है। यह एक प्रकार का विसरण है जिसमें परफ्यूम अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होता है। तो बच्चों विसरण जो है वो ठोस में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ठोस के कण मजबूती से पास पास बंधे हुए होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, जबकि द्रव में विसरण होता है। और गैस में तो ये बहुत ही ज्यादा शीघ्रता से और
तो इस प्रकार हमारे पास ठोस के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ गुण आ गए। ठोस ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जिनका कि निश्चित आयतन हो, निश्चित आकार हो, उच्च घनत्व हो, निम्न संपीडितता हो, जिन्हें संपीड़ित बहुत कम किया जा सकता हो, और नगण्य विसरण, जिनका कि विसरण ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर नहीं होता हो। साथ ही नगण्य वाष्प दाब भी उनमें पाया जाना चाहिए या पाया जाता है। बच्चों, वाष्प दाब क्या होता है? देखिए, अगर हम गैस के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि गैस को किसी पात्र में भरने पर गैस उस पात्र की दीवारों पर दाब उत्पन्न करती है। जैसा हमारे पास यहां एक पात्र है जिसके अंदर एक गैस भरी हुई है। इस गैस के कण अपने पात्र की दीवारों से टकराते हैं और उन दीवारों पर दाब उत्पन्न करते हैं। इस दाब के कारण अगर हम द्रव की बात करें तो जैसे हमारे पास किसी बंद पात्र में कोई द्रव है तो उस द्रव की कुछ वाष्प वहां पे बन जाती है, और अगर पात्र बंद हो तो यही वाष्प इस द्रव की सतह पर दाब उत्पन्न करने लगती है, जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। बच्चों, वाष्प दाब जो है वो क्या ठोस में पाया जाएगा? अगर हम ठोस की बात करें तो जैसे हमारे पास यदि एक पात्र में, मान लीजिए ये पात्र है जिसके अंदर की हमने एक ठोस को रखा हुआ है, तो कल्पना कीजिए कि क्या इसका वाष्प दाब होगा? तो आप कहेंगे कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ठोस की वाष्प नहीं बनेगी, और जब ठोस की वाष्प नहीं बनेगी तो उसके द्वारा द्रव की सतह पर कोई दाब उत्पन्न नहीं किया जाएगा, अर्थात ठोस के लिए वाष्प दाब का मान लगभग शून्य होता है या नगण्य होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में आगे हम अब अध्ययन करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे पास पहला जो टॉपिक है वह आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। इस चैप्टर में या इस अध्याय में हम ठोसों का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं, जिनमें पहला है ठोस के कणों की व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा होता है ठोस के कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण के आधार पर। अगर हम इसमें से पहले प्रकार की चर्चा करें, जो कि किस पर आधारित है? ठोस के कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो बच्चों, ठोस जो हैं उनको कणों की व्यवस्था के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, जिनमें से पहला भाग होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए हम इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या क्रिस्टलीय ठोस होता है और क्या अक्रिस्टलीय ठोस होता है। देखो, जो आप देख पा रहे हैं कि तत्व या कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है उनके लिए हम कह सकते हैं कि इनके कणों की ज्यामिति जो है वो निश्चित होती है, या ऐसे ठोस जिनके कणों की ज्यामिति निश्चित होती हो वह ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जबकि ऐसे ठोस जिनके कणों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती हो या अनिश्चित ज्यामिति जिन ठोसों में पाई जाती है वे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अनिश्चित ज्यामिति या कणीय व्यवस्था, तो ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था या ज्यामिति अनिश्चित होती है वे
अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनको हम विस्तार से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ठोस है जिसे हमने यहां पर दर्शाया हुआ है। ये एक हमारे पास ठोस का एक छोटा हिस्सा है। इस ठोस में यदि कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार हो, ए बी कण, फिर से ए फिर बी, इस प्रकार यदि कण व्यवस्थित है इसमें, तो हम कहेंगे कि इस ठोस में कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जा रही है। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि प्रत्येक ए के बाद बी आता है और बी के बाद फिर से एक ए कण हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहां पे एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था है कि एक ए कण, फिर एक बी कण, फिर एक ए कण, फिर एक बी कण। तो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था हमें यहां मिल गई। तो ऐसे ठोस जिनमें कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, उन ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस होंगे जिनमें कणों की कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होगी। तो क्या इनमें कण ए बी के अलावा कुछ और होंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमारे पास एक ठोस है जिसमें कण ए बी ही हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, लेकिन हमें कुछ उनको इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं जैसे हमने यहां पर अभी किया। अब आपको इसमें देख के ये कहा जाइए कि बताइए इसमें कणों की कैसी व्यवस्था पाई जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई एक निश्चित क्रम नहीं है कि आप ये कह सकें कि ए के बाद में बी कण आएगा कि बी के बाद वापस से ए कण आएगा। ऐसे कोई व्यवस्था आप यहां पर नहीं देख पा रहे। जब ऐसी कोई व्यवस्था आप नहीं देख पा रहे तो हम कहेंगे अनिश्चित कणों की व्यवस्था या कणों की अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। तो ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में अमॉर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। आइए बच्चों, हम इन ठोसों के प्रकारों की हम विस्तार से चर्चा करें। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उन्हें हम दीर्घ परास या उच्च परास वाली व्यवस्थित संरचना भी कहते हैं। जैसे कि बच्चों हमने अभी अभी देखा कि इस प्रकार के ठोसों में कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास ठोस है। अगर इस ठोस के किसी एक कोने में हम कणों की कोई एक विशेष व्यवस्था देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि यहां पर ये देखते हैं कि एक ए कण के चारों तरफ 4 बी कण मौजूद हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हम यहां पर इस हिस्से में देखते हैं। अगर हम इसी ठोस के किसी दूसरे हिस्से को या किसी और अन्य हिस्से को देखेंगे और वहां के कणों की व्यवस्था को देखेंगे तो पता हमें मिलेगा कि इस ठोस के हर हिस्से में कणों की यही व्यवस्था पाई जा रही है कि प्रत्येक जगह एक ए को 4 बी ने घेर रखा है, या फिर आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि एक बी को 4 ए कणों ने घेर रखा है। यही व्यवस्था आपको इस पूरे ठोस में देखने को मिलेगी। अर्थात ए की व्यवस्था पूरे ठोस में लंबी दूरी तक पाई जा रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये दीर्घ परास वाले ठोस होते हैं या लॉन्ग रेंज सॉलिड होते हैं, जिनमें एक निश्चित कणीय व्यवस्था बहुत लंबी दूरी तक पाई जाती है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम निम्न परास संरचना या शॉर्ट रेंज सॉलिड कहते हैं। इन ठोस में हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम इनमें कणों की व्यवस्था को देखें तो हमें मालूम है इनमें कोई निश्चित कणों की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो उस कारण अगर हम इनके किसी एक हिस्से में किसी एक निश्चित कणीय व्यवस्था को देखते हैं तो वही व्यवस्था उसके दूसरे हिस्से में या किसी अन्य हिस्से में नहीं मिलेगी। तो एक प्रकार की व्यवस्था एक छोटे हिस्से तक ही सीमित रहती है, वो उस हिस्से के बाद में नहीं मिलती, या थोड़ी दूर तक ही ऐसी व्यवस्था
कणों की पाई जाती है। इस कारण ये जो ठोस है इन्हें हम निम्न परास ठोस कहते हैं। अगर हम इस प्रकार के ठोसों के लिए अगले गुण का अध्ययन करें, जो कि हमारे पास है शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व। शीतलन वक्र क्या होता है कि जब भी हम किसी ठोस को पिघलाकर ठंडा करते हैं, वापस से उसको जमने के लिए छोड़ देते हैं, तो जैसे जैसे वो जमता है तो उसके तापमान में जो परिवर्तन है वो हमें किस प्रकार का देखने को मिलता है, उसका यदि हमें ग्राफ बना लें, एक वक्र उसका अगर हम बना लें, तो ये जो वक्र है ये शीतलन वक्र कहलाएगा। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो शीतलन वक्र है ये असतत प्रकृति के पाए जाते हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार से इनके शीतलन वक्र हमें दिखाई देते हैं। टुकड़ों में या छोटे हिस्सों में बटे हुए शीतलन वक्र, असतत शीतलन वक्र, नॉन कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व हमें इनके देखने को मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि इस प्रकार के जो ठोस हैं, अगर आप इनको पिघले हुए ठोस को जमने के लिए छोड़ देते हैं, तो जैसे आपने एक पात्र के अंदर एक ठोस को पिघले हुए ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को जमने के लिए छोड़ दिया, तो इनका तापमान लगातार घटता रहता है। ये हमें इसके इस वक्र के इस हिस्से में देखने को मिलता है कि इनका तापमान जो है वो लगातार घटता रहता है। लेकिन जैसे ही इनका जमाव बिंदु या हिमांक आता है, वहां इनका तापमान घटना बंद हो जाता है और एक निश्चित तापमान हमें देखने को मिलता है। तापमान में यहाँ इस दौरान हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, अर्थात ठोस का तापमान स्थिर हो जाता है एक प्रकार से, और ये तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पूरा का पूरा द्रवित ठोस एक समान तापमान पर नहीं आ जाता। और ऐसा होने के बाद इसका तापमान फिर से घटने लगता है और तापमान में कमी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये पूरा ठोस एक साथ जम जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम यही बात क्रिस्टलीय ठोसों के लिए करें, तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो शीतलन वक्र होते हैं या कूलिंग कर्व होते हैं, ये हमें सतत देखने को मिलते हैं। सतत मीन्स लगातार, अर्थात इनमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपने किसी अक्रिस्टलीय ठोस को पिघलाकर किसी पात्र में भर दिया तो उसका जो हिस्सा पहले ठंडा हो जाएगा वह पहले जम जाएगा और जो हिस्सा बाद में ठंडा होगा वो धीरे धीरे वैसे वैसे जमता रहेगा। यानी कि पूरे के पूरे ठोस में एक साथ आपको जमाव नहीं देखने को मिलेगा, एक साथ फ्रीजिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें असतत शीतलन वक्र पाए जाते हैं, और न जो हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें सतत शीतलन वक्र, कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व पाए जाते हैं। अगले गुणों के बच्चों हम इसका अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि चाकू से काटने पर हमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर देखने को मिलता है। बच्चों, चाकू से काटने पर हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसको अगर हम चाकू की मदद से काटें तो ये दो सपाट सतह युक्त टुकड़ों में कट जाता है। यानी कि इनको काटने पर मिलने वाले टुकड़े सपाट सतह के होते हैं, बिल्कुल चिकनी सतह के होते हैं या बिल्कुल समतल सतह के हमें देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम यही घटना अक्रिस्टलीय ठोसों में देखें तो इनमें हम चाकू से काटने पर देखते हैं कि हमें प्राप्त होने वाले नए टुकड़े एक प्रकार से असतत या इस तरह की खुरदुरी सतह वाले टुकड़े हमको देखने को
मिलते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में हमें खुरदरी सतह युक्त ठोस के टुकड़े देखने को मिलते हैं चाकू से काटने पर, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में हमें सपाट और चिकनी सतह वाले ठोस के टुकड़े देखने को मिलते हैं। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो यह सममिति दर्शाते हैं, अर्थात इनमें विभिन्न प्रकार के सममिति के तत्व, जिनका हम आगे इसी अध्याय में अध्ययन भी करेंगे, जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री सममिति की अक्ष या सममिति तल, सममिति केंद्र, इस तरह के सममितियां हमें इनमें देखने को मिलती हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें किसी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती है, ये कोई सममिति नहीं दर्शाते हैं। अगला बच्चों हम इसमें अध्ययन करेंगे, अगला गुण जो है विषम दैशिकता का या एनाइसोट्रॉपी का। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विषम दैशिकता या एनाइसोट्रॉपी क्या होती है। या विषम दैशिकता जो है ठोसों में पाए जाने वाला एक प्रकार का विशेष गुण है। जैसे हमारे पास विभिन्न भौतिक गुण, जैसे कि मान लीजिए अपवर्तनांक की बात हम करें या चालकता की बात हम करें या तापीय प्रसार की बात हम करें, तो ये कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जिनके ऊपर दिशा का प्रभाव पड़ता है या इनका अध्ययन अलग अलग दिशाओं में करने पर हमें अलग अलग प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे गुण जो दिशा के साथ परिवर्तित हो जाते हैं वे गुण दैशिक गुण कहलाते हैं। तो इन दैशिक गुणों का अध्ययन जब हम क्रिस्टलीय ठोसों में करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोसों में हमें क्या देखने को मिलता है? क्रिस्टलीय ठोसों में हमें विषमता देखने को मिलती है। इसको हम आइए विस्तार से जानेंगे। जैसे हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस है और एक तरफ हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस हमने ले रखा है। विषम दैशिकता सभी दिशाओं में कुछ भौतिक गुणधर्म जैसे कि अपवर्तनांक, चालकता, तापीय प्रसार आदि समान नहीं होते, यह विषम दैशिकता या अनाइसोट्रॉपी कहलाता है। जबकि समदैशिकता में ये सभी गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें दो प्रकार के कण हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से एक ये कण है और एक इस प्रकार का कण हमारे पास मौजूद है। तो इन कणों में एक निश्चित यहां पर व्यवस्था आप देख पा रहे हैं। यदि हम किसी प्रकाश की किरण का गमन इस दिशा से करवाते हैं इस प्रकार से, तो हम क्या देखते हैं कि यह प्रकाश की किरण जब यहां से गुजरती है तो यह तीन सफेद कणों से होकर गुजरती है, या उसके पाथ में जो पड़ने वाले कण हैं वो तीनों ही कण कौन से होते हैं जिन्हें हमें सफेद रंग से दर्शाया हुआ है। ये कण होते हैं, इनको हम कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए कण या बी कण। मान लीजिए कि हम इनको ए कण कह देते हैं, इसको बी कण कह देते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको रास्ते में मिलने वाले तीनों प्रकार के जो कण हैं या तीनों कण जो हैं वो ए ही होते हैं। अगर यही प्रकाश का किरण इस दिशा से हम इसका गमन कराएं या इस दिशा से इसको हम भेजें, तो इसके पथ में मिलने वाले जो तीनों कण होंगे वो कौन से होंगे? तीनों ही कण बी होंगे। इसी प्रकार हम कुछ अन्य किरणें और इस तरह से हम इनका गमन कराते हैं। तो कुल इन चार प्रकाश की किरणों में के गमन से हम यह देख पा रहे हैं कि क्या इन किरणों को इनके
रास्ते में या इनके पथ में मिलने वाले कणों जो हैं वो क्या समान है? तो हम देख पाएंगे कि ये कण समान नहीं है। पहली किरण को मिलने वाले तीनों कण ए हैं, जबकि दूसरी किरण से मिलने वाले तीनों कण बी हैं। इसी प्रकार तीसरी किरण से मिलने वाले 3 कणों में से 2 कण ए और 1 कण बी है, और चौथी किरण से मिलने वाले कणों में 2 कण बी और 1 कण ए है। इस प्रकार हमने देखा कि इनको रास्ते में मिलने वाले जो कण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसकी वजह से इनके गुणों में आने वाला परिवर्तन भी असमान होता है और अलग अलग दिशाओं में हमें अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। यही घटना विषमदैशिकता कहलाती है। सामान्यतः बच्चों में इसको याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जैसे हमारे पास यहां पे 2 प्रकार के कण हैं, ए और बी। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि ए से अच्छा और बी से बुरा। तो हम ऐसा कहेंगे कि यदि कोई आदमी एक रास्ते से गया, उसको यहां पर 3 अच्छे लोग मिले, और ऐसे ही एक दूसरा आदमी जब इस रास्ते से गया तो उसको 3 बुरे लोग मिले। अगर आप रास्ते के अंत में आप इन दोनों से ये पूछेंगे कि आपका रास्ता कैसा रहा, तो बच्चों स्वाभाविक है जो आदमी इस रास्ते से गया है जहां उसको तीनों ही अच्छे लोग मिले, वो तो आपको रास्ता अच्छा ही बताएगा क्योंकि उसको तो तीनों अच्छे लोग मिले हैं। जबकि अगर आप यही बात दूसरे वाले आदमी से पूछेंगे जिसको रास्ते में 3 बुरे लोग मिले, तो इन लोगों के रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति वो आपको रास्ते के बारे में क्या कहेगा कि रास्ता अच्छा नहीं था। तो बच्चों इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, केवल ध्यान रखने के लिए है कि 2 अलग अलग रास्तों पर हमें अलग अलग गुण देखने को मिल सकते हैं। जबकि अगर हम क्रिस्टलीय के बजाय अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो उनमें हमने बताया जैसे कि अभी समदैशिकता पाई जाती है, यानी कि उनके अलग अलग दिशाओं में गुणों में विभिन्नता नहीं पाई जाती है, यानी कि सभी दिशाओं में गुण लगभग समान मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी गुण का अध्ययन किसी भी दिशा में करें, इस बात का कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है, सभी दिशाओं में मिलने वाले कण समान ही होते हैं और गुणों में कोई परिवर्तन हमें, जैसे कि अपवर्तनांक में, तापीय प्रसार में या चालकता में हमें कोई परिवर्तन देखने को दिशा के अनुसार नहीं मिलता है। इसे हम समदैशिकता या आइसोट्रॉपी कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। अक्सर इस गुण पे बोर्ड के अंदर सवाल पूछा जाता रहा है कि विषमदैशिकता क्या होती है, या फिर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता के आधार पर अंतर कर दीजिए। इस तरह के सवाल बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये बोर्ड के हिसाब से आप देखें तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य का। आगे बच्चों हम चर्चा करेंगे अगले अंतर की। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं, या इन्हें हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपने देखा अभी तक कि इनके अंदर कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, एक निश्चित कणों की व्यवस्था मिलती है जिसके आधार पर हमने इनको वर्गीकृत कर रखा है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होने की वजह से इनको ट्रू सॉलिड या वास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है। जबकि इसके विपरीत जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इन्हें हम जानते हैं अधिशीतित द्रव के नाम से, या अवास्तविक ठोस भी आप इनको कह सकते हैं। इन्हें छद्म ठोस स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। तो इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है अधिशीतित द्रव? जैसे कि हमारे पास यहां एक नया शब्द है, हम यहां सीखेंगे कि यह क्या होता है या इसका क्या हमारे पास उपयोग है। तो बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी द्रव में कण
बिल्कुल इस तरह से बेतरतीबी से वितरित होते हैं। उनका एक कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था या कणों की कोई निश्चित ज्यामिति आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार के पदार्थ में जब कणों की कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं है, अगर क्या होगा बच्चों, अगर आप इसको बहुत ही तेजी से ठंडा कर दें तो आपको मालूम है किसी भी चीज को तेजी से ठंडा करने पर वो जम जाएगी। अगर हम किसी द्रव को बहुत तेजी से ठंडा करते हैं तो उसके कणों को व्यवस्थित होने का समय नहीं मिलता और क्रिस्टलीय संरचना में आने का समय नहीं मिलता। तो इस कारण बच्चों क्या होगा, ये जो ठोस है ये जैसी अवस्था में है, जैसा है वैसा का वैसा ही जम जाएगा और कणों की जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से जो ये बेतरीब वाली व्यवस्था है या अनिश्चित व्यवस्था है यही रह जाएगी। तो एक तरह से ठोस तो बन जाएगा लेकिन इसके कणों की व्यवस्था अभी भी द्रव के समान रह जाएगी। इसलिए बच्चों इस प्रकार के ठोसों को हम अधिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड या अधिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। तो क्या बच्चों इस प्रकार के ठोसों में सही में कुछ द्रवों के जैसे गुण पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाते हैं। इस प्रकार के ठोसों में द्रव के समान बहने का गुण या फ्लो होने का गुण पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सभी द्रव जो हैं वो आसानी से बहते हैं। तो इस प्रकार के ठोस का जो उदाहरण है, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का हम उदाहरण लें तो कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इस वजह से अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग की जो कि 100 साल 50 साल पुरानी हो, अगर उसके कांच जो है, खिड़कियां जो हैं उसमें जो लगे हुए कांच हैं, अगर आप उसकी मोटाई को ऊपर से नीचे की ओर नापेंगे या इस तरह से महसूस करेंगे तो आपको मिलेगा कि उनकी मोटाई नीचे से ज्यादा है और ऊपर से कम। ये इसलिए हुआ है कि जो कांच है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है और उसमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। तो समय के साथ वो उसके जो कण है वो ऊंचाई से नीचाई की ओर लगातार बहते रहते हैं और कांच की मोटाई, खिड़की के कांच की मोटाई नीचे से बढ़ जाती है और ऊपर से कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। अगले अगर हम गुण की चर्चा करें तो जैसे हमारे पास में उदाहरण की बात करें तो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं सामान्यतः जितने भी प्रकार के आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि NaCl, CHCl, KCl, ZnS आदि जो भी आयनिक यौगिक या आयनिक क्रिस्टल जिनको हम कह सकते हैं, आयनिक ठोस जो है वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। साथ ही कुछ सहसंयोजक यौगिक जैसे हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट आदि भी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरणों की अगर हम बात करें तो कांच, प्लास्टिक, रबर, स्टार्च, प्रोटीन, रेजिन आदि जो है वो एक प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण होते हैं।